ये है वसंतपुर गांव। यहाँ कमलनाथ अपने बेटे विश्वास के साथ रहा करता है। विश्वास बहुत होशियार और समझदार है, जो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। विश्वास के माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उसी गांव में कमलनाथ का भाई मंगल रहता, जिसकी नजर कमलनाथ के घर पर थी, जो कि बहुत पुराना हो चुका था। और गांव में लोग बातें करते कि घर के नीचे बहुत सा धन गड़ा है। कमलनाथ अपना गुजारा खेती करके किया करते। एक बार की बात है, वसंतपुर गांव में बारिश न होने के कारण अकाल पड़ जाता है। पूरे गांव में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमलनाथ बहुत परेशान में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बेटे की पढ़ाई और दूसरी तरफ पुराने घर की समस्या। इसी मजबूरी का फायदा देखकर मंगल कमलनाथ के घर आता है। अरे भाई कमलनाथ, कहाँ हो? अरे भाई मंगल, आओ आओ। यहीं से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। हाँ भाई मंगल, वैसे भी बहुत दिनों से मिले नहीं। क्या बात है कमलनाथ, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें तो पता ही है, इस बार गांव की हालत कुछ ठीक नहीं। हमारा घर बहुत कमज़ोर हो चुका है और दूसरी तरफ विश्वास की आगे की पढ़ाई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो मैं सभी समस्या का निवारण कर सकता हूँ। वो कैसे मंगल? मैं तुम्हें विश्वास की पढ़ाई के लिए आवश्यक धन और एक बना बनाया घर दे सकता हूँ। बस तुम्हें उसके बदले में तुम्हारा ये पुराना घर मुझे देना पड़ेगा। मंगल की ये बात सुनकर कमलनाथ सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पे विश्वास आ जाता है। अरे चाचा, कब आए? बस अभी अभी। बेटा विश्वास, तुम्हारे चाचा अपने पुराने घर के बदले कुछ धन और नया घर दे रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या हम ये घर बेच दें? नहीं चाचा, ये घर हम नहीं बेच सकते। ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को अपने मेहनत से फिर से नया बना ही लूँगा। और रही बात आगे की पढ़ाई की, तो मैं वह 1 साल बाद कर लूँगा। ठीक है कमलनाथ, अपना समझकर मैंने कुछ सही राह बताई थी, पर दोबारा मुझसे ऐसी कोई मदद की उम्मीद मत रखना। ऐसा कहकर मंगलनाथ गुस्से से चला जाता है। बेटा विश्वास, तुमने चाचा से कह तो दिया घर बना लेंगे, पर तुम ये करोगे कैसे? पिताजी, मैं पूरी मेहनत के साथ खुद ही घर बनाऊँगा और उसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। हाँ बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगले ही दिन विश्वास सवेरे जल्दी उठकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनको अपनी सारी समस्या कहता है। विश्वास की बातें सुनकर उसके दोस्त उसे घर बनाने के लिए सहायता करने का वादा करते हैं। अगले ही दिन विश्वास अपने दोस्तों के साथ घर बनाने के लिए जमीन खुदाई का काम चालू कर देते हैं। उनका काम चलता है, तभी जमीन खुदाई करते समय सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है। यह सब देखकर विश्वास और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर कमलनाथ वहां आ जाते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पिताजी, हमें खुदाई में सोने से भरा घड़ा मिला। अरे वाह बेटा, भगवान ने अपनी सुन ली। अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और हम सुख चैन की जिंदगी बिता पाएंगे। और बेटा, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाओगे। नहीं पिताजी, ये सही नहीं होगा। ये धन अपना नहीं है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। यही सरकारी नियम है। हाँ बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। विश्वास पुलिस स्टेशन जाकर सभी बातें थानेदार से कहता है। थानेदार विश्वास के साथ घर आकर कानूनी कार्यवाही कर मिले हुए सोने के घड़े को जब्त कर लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास अपने दोस्तों के साथ घर बनाने का काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक सरकारी गाड़ी आके रुक जाती है और वहां से एक अफसर कमलनाथ से आके कहता है। क्या कमलनाथ आप ही हैं? जी हाँ, कहिए।
कुछ दिन पहले आपकी जमीन खुदाई में जो धन प्राप्त हुआ था उसे आपने पूरी ईमानदारी के साथ सरकार को देके बहुत अच्छा काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आपको नया घर और 50 लाख इनाम दिया है। साहब, इस इनाम पे मेरा हक नहीं है, मेरे बेटे विश्वास का है, क्योंकि इसने मिले हुए धन को सरकार को देने का निर्णय लिया था। अपने पिताजी की यह बात सुनकर विश्वास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है। आलोकनगर नाम के एक छोटे से शहर में मोहनलाल और सोहनलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों साथ साथ ही बड़े होते हैं। बावजूद इसके दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत होते हैं। मोहनलाल का स्वभाव एकदम सीधा सरल होता है और वो एक प्रामाणिक व्यक्ति होता है। इसके उलट सोहनलाल कपटी, धूर्त और स्वार्थी और भ्रष्टाचारी स्वभाव का होता है। मोहनलाल को अपने भाई का ये आचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सोहनलाल को समझाया करता कि वो अपना स्वभाव बदल दे और सीधे मार्ग पर चले, नहीं तो वो एक दिन जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन सोहनलाल को अपने भाई का इस तरह उपदेश करना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा। इस तरह दोनों की कभी किसी बात पर नहीं बन पाती और दोनों की किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती। दोनों यह निर्णय लेते हैं कि वो अलग रहेंगे और अपना जीवन अपनी तरह से व्यतीत करेंगे। आगे चल के मोहनलाल एक समाज सेवी संस्था से जुड़ जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार लोगों के लिए अच्छा काम करके समाज में अपना योगदान देता है। दूसरी ओर सोहनलाल अपनी एक फर्जी कंपनी शुरू करता है जिसमें वह हर प्रकार के नकली सर्टिफिकेट बनाने का काम करता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल अपने कार्यालय का काम निपटा के अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग एक आदमी की पिटाई कर रहे हैं और उसे लहूलुहान करके उससे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। वहाँ के लोगों से वह मदद की गुहार लगाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। मोहनलाल उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाता है और उसका इलाज करवाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की जान बच जाती है। वो व्यक्ति मोहनलाल का मनपूर्वक धन्यवाद करता है। एक बार की बात है, सोहनलाल के ऑफिस में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर गोखले आते हैं। अरे मिस्टर गोखले, कैसे आना हुआ? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए सोहनलाल जी, आपसे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी है जिसका जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे। मिस्टर गोखले जी, आप बेझिझक होकर बोलिए, हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं। तो बात ऐसी है सोहनलाल जी कि मेरी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं बहुत मेहनत से कंपनी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरे बाद ये कंपनी कौन संभालेगा। मेरी ये इच्छा थी कि मेरा इकलौता बेटा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करे और आगे मेरा कारोबार संभाले। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया। अब डिग्री ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी आ सकती है। अगर उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा और इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जी गोखले जी, मैं आपकी परेशानी समझ गया और मैं आपका काम कर दूंगा, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम है। सोहनलाल जी, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। जी मिस्टर गोखले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। और मिस्टर गोखले सोहनलाल को कुछ पैसे एडवांस देकर चले जाते हैं और ठीक एक हफ्ते बाद सोहनलाल उनके बेटे के लिए डिग्री ला कर देता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल किसी काम से शहर से दूर
एक गांव में अपनी गाड़ी से जाते हैं, परंतु लौटते वक्त रात हो जाती है। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ जंगल और घोर अंधेरा होता है। अपनी दोपहिया वाहन पर मोहनलाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पीछे से एक बड़ा ट्रक उन्हें टक्कर मारकर निकल जाता है। मोहनलाल झाड़ियों में जा गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं और खुद से उठने में असहाय महसूस करते हैं। सुनसान जंगल, अंधेरा और जंगल के प्राणी। मोहनलाल सोचने लगते हैं कि बस आज तो मेरी जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं? आपको जब ट्रक ने टक्कर मारी तब मेरी गाड़ी पीछे ही थी और मैंने आपको देख लिया था। अब घबराइए मत, चलिए उठिए, धीरे धीरे मेरे साथ गाड़ी तक चलिए। वो अनजान व्यक्ति मोहनलाल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। मोहनलाल थोड़ा बेशुद्ध होता है और गाड़ी वहाँ से शहर की ओर निकल पड़ती है और हॉस्पिटल आकर रुकती है। वो व्यक्ति मोहनलाल को हॉस्पिटल भर्ती कर देता है। सुबह वही व्यक्ति मोहनलाल से मिलने हॉस्पिटल आता है और उससे कहता है, मोहनलाल जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कल मैं ही आपको यहाँ लेकर आया था। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिससे कुछ लुटेरों ने बीच सड़क पैसे लूट लिए थे और जख्मी कर दिया था। तब आप ही मुझे अस्पताल लेके आए थे। जी हाँ, अब याद आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप ना होते तो शायद मैं आज का दिन ना देख पाता। मोहनलाल जी, धन्यवाद करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं आपके किसी काम आ पाया। आप जैसे इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। कुछ दिन के इलाज के बाद मोहनलाल बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहनलाल अपने ऑफिस में बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। शहर की एक प्रसिद्ध कमर्शियल इमारत उद्ध्वस्त हो जाती है, जिसका निर्माण मिस्टर गोखले के कंपनी द्वारा किया जाता है और उनका बेटा इस इमारत का इंजीनियर होता है, जिसके लिए मिस्टर गोखले सोहनलाल से फर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री बनवाता है। सोहनलाल के बेटे का ऑफिस भी इसी इमारत में होता है। खबर सुन के जैसे सोहनलाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है। सोहनलाल तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे बचा लीजिए। जितना चाहे पैसा लगे, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। सोहनलाल बाहर लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि उनके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार वही है। उनके कर्मों का फल उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। बेईमानी से इतना पैसा कमा के उसने क्या हासिल कर लिया? उसे अपने भाई मोहनलाल की कही सारी बातें याद आती है और वो रो पड़ते हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर सोहनलाल को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा अब खतरे से बाहर है, परंतु उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। सोहनलाल डॉक्टर का धन्यवाद करता है। इस हादसे के बाद सोहनलाल की सोच पूरी तरह से बदल जाती है और वो प्रण करता है कि अब वो बेईमानी का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाएगा और जितनी हो सके सबकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। धवनपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में मंजीत नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। मंजीत का कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था।
उस परिवार में सभी एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। निर्मला अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करती और साथ ही घर के भी काम किया करती थी। निर्मला एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मंजीत एक बहुत बड़ी वीएम टायर्स नाम की टायर बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में टायर बनाता था, पर फिर भी उसको अधिक पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले उस कंपनी में काम करना शुरू किया था। पर फिर भी वह परिवार वाले इतने कम आमदन होने पर भी खुशी से गुजारा कर लेते थे। पर एक दिन जब मंजीत कंपनी में काम कर रहा था, तभी अचानक एक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण मंजीत के हाथ जल गए और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके शरीर के अन्य अंगों में भी छोटे छोटे घाव हो गए। तब मंजीत को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसके सारे इलाज का खर्चा कंपनी ने ही भरा। तब डॉक्टर ने मंजीत के परिवार वालों से कहा, मंजीत अब लगभग 1-1.5 सालों तक काम नहीं कर पाएगा। इसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। इसे लगभग 1-1.5 साल तक का आराम चाहिए। यह सुनकर पूरा परिवार उदास हो गया और अपने घर की ओर चला गया। घर में सभी उदास बैठे थे। तभी मंजीत की पत्नी निर्मला ने कहा, आप चिंता न करें, घर की जिम्मेवारी अब मैं उठाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी की हिम्मत को देखकर मंजीत की आंखें भर आई और उसके माता पिता को भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने निर्मला से कहा, हाँ बहू रानी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जो तुम करना चाहोगी हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तब निर्मला ने कहा, मेरे पास जो सोने के गहने पड़े हैं उसे बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे उससे मैं एक नया व्यापार करूंगी। मेरे पिताजी भी एक व्यापारी हैं, वे भी मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। वाह बहू रानी, इतना कुछ होने पर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम सचमुच ही बहुत साहसी हो। तब निर्मला ने एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से काफ़ी सारे फर्नीचर खरीदे और गांव में एक फर्नीचर की नई दुकान खोल ली। उस गांव और उसके आसपास के किसी भी गांव में कोई भी फर्नीचर की दुकान नहीं थी, जिसकी वजह से दुकान खोलने के कुछ समय बाद ही उसके पास काफ़ी ग्राहक आने लगे। निर्मला के पिताजी ने भी उसके व्यापार को बढ़ाने में निर्मला की सहायता की। इसी तरह लगभग 1 साल बीत गया। अब उनका व्यापार काफ़ी बड़ा हो गया। निर्मला ने अब तक कमाए हुए कुछ पैसों से अपने पति के हाथों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे मंजीत पहले से बेहतर हो गया और कुछ समय बाद ही मंजीत भी निर्मला का साथ देने लगा। निर्मला ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूर दूर तक के गांव में अपनी दुकान का प्रचार किया, जिससे उसके पास दूर दूर से भी ग्राहक आने लगे। अब उनके पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो गया था। उन्होंने 2 गांव छोड़कर एक और फर्नीचर की नई दुकान खोल ली, जिससे उनका मुनाफा 2 गुना हो गया। उन्होंने वहां पर कुछ लोगों को नौकरी पर भी रखा। अब एक दुकान को निर्मला संभालती और दूसरी दुकान को मंजीत संभालता, और इसी तरह मेहनत करते करते उन्होंने अपनी दुकान को और भी बड़ा और सुंदर बना लिया, जहां पर फर्नीचर का सारा सामान सही तरीके और सही जगह पर रखा हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस तरह निर्मला ने अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमाए। वह अब लखपति बन गई थी। निर्मला ने इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी आंसू बहाने की बजाय हिम्मत जुटाकर मेहनत की और एक बहुत ही बड़ा कारोबार किया और लखपति भी बन गई। इसी तरह हमें भी मुसीबत में उदास होने की बजाय उस मुसीबत से लड़कर कोई अच्छा काम करना चाहिए।